अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं इस नॉवेल की एक अगली किस्त के साथ। लेकिन आप लोग हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छे अच्छे नॉवेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमारे नॉवेल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हमें आगे बढ़ने में मदद दीजिए और अच्छे अच्छे नॉवेल्स हमारी आवाज़ में सुनते रहिए। चलें शुरू करते हैं आज की किस्त। शाइस्ता बेगम हादिया आपी के हमरा हारून आगा के यहाँ गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। घर पर वो और नौशी के अलावा सऊद अहमद भी थे। अगले दिन जरिश का टेस्ट था। 12 बजे के करीब वो किताबें लेकर बैठी तो न जाने दिल में क्या समाई कि फराह के साथ मिलकर तैयारी करने को दिल मचलने लगा। कुछ फराह कॉलेज में गुमसुम रहती थी। उससे मिल बैठकर तफसीली गुफ्तगू करने का भी इरादा था। सऊद अहमद से इजाज़त लेना कौन सा मुश्किल था। शाइस्ता होती तो टोक देती कि आराम से घर में ही बैठकर तैयारी करो। सऊद अहमद ने खुशदिली से ताया के यहाँ चले जाने की इजाज़त दे दी थी। 1 बजे के करीब वो इधर पहुंची तो सारा घर भाई भाई कर रहा था। घर वाले किधर हैं? चौकीदार से पूछा था। बड़ी बेगम के साथ छोटी बीबी और अली साहब अपने बड़े मामू के यहाँ गए हुए हैं। आपके आने से कोई घंटा पहले ही गए होंगे। हैं? मुझे नहीं बता सकते थे जब मैं अंदर गई थी। ख्वामख्वाही बाहर से ही ड्राइवर को भी भेज दिया। वो कल सी। चौकीदार खामोश रहा। ताया अब्बू और सुमान भाई तो घर में होंगे। कमरों के अंदर वो नहीं गई थी, इसीलिए तस्दीक चाहिए। नहीं, सुमान साहब तो डॉक्टर जफर के आए, उनके साथ निकल गए थे। बड़े साहब हैं घर में, शायद कमरे में सो गए हैं। वो सर हिलाती अंदर आ गई। सब जगह देखती वो ताया जान के कमरे की तरफ आ गई। वो बिस्तर पर लेटे कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थे। वो दरवाज़ा धकेलती अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जरिश को देखकर वो फौरन उठ बैठे थे। हमारी जरी बेटी आई है। उन्होंने उसके झुके सर पर प्यार करते उसे पास बिस्तर पर बिठा लिया था। हाँ, घर में कोई भी नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारी ताई और बच्चे दोनों मामू के यहाँ घूमने फिरने गए हैं। सुमान भी दोस्त के साथ निकल गया है। एक ही छुट्टी का दिन मिलता है, सभी निकल गए हैं। और आप क्यों नहीं गए? ताया जान के मुस्कुराते चेहरे को देखा। जरिश के लिए उनके चेहरे पर हम वक्त मुस्कुराहट रहती थी, मगर जरिश उस चेहरे की मुस्कुराहट का फीकापन महसूस करके हमेशा उलझ जाती थी। अब भी भेद भरी नजरों से उनका चेहरा जांचा। अगर मैं भी चला जाता तो तुम्हारे आने पर तुम्हें कंपनी कौन देता? वैसे आई किसके साथ हो? वो बड़ी सफाई से उसे टाल गए थे। जरिश एकदम दुखी हुई। ना जाने क्यों हर कोई उसे अहमक, मासूम या कम उम्र समझकर टाल जाता था, और अब वो ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगी थी। ड्राइवर के साथ मामा और हादी आपी अफान भाई के पास गए थे। मामा, नौशी और मैं घर पर ही थे। कल हमारा टेस्ट था। मैंने सोचा कि फरा और मैं मिलकर टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, मगर खैर, आप बताएं। किताब पढ़ी जा रही थी। उसने ताया के हाथ में मौजूद शहाबनामे पर एक नज़र डाली थी। किताब क्या पढ़नी, फारिग था। फुर्सत के औकात का मशरफ ढूंढ रहा था। खैर, अब तुम आ गई हो, खूब मिलकर बातें करेंगे। चलो लाउंज में चलते हैं, चाय की तलब हो रही है। फरा अच्छी बनाती है। माजदा को कहने को दिल ही नहीं माना। अब तुम बनाओ, तुम्हारी चाय भी अच्छी होती है, मिलकर पियेंगे। उन्हें काफ़ी देर से चाय की तलब हो रही थी। अब जरिश को देखकर वो एकदम हशाश बशाश हो गए थे। उन्हें अपने छोटे भाई के आंगन का ये फूल हद से ज्यादा अजीज था, इसीलिए उसके साथ लहजा भी खास हो जाता था। जरिश ने चाय बनाई थी। दोनों ने मिलकर पी। ताई अम्मी खाना तैयार करके गई थी। 2 बजे के करीब दोनों ने मिलकर लंच किया था। फिर टीवी लगाकर बैठ गए। एक अरसे बाद जरिश ताया के घर एक मालिकाना इस्तेहकाक लिए घूम फिर रही थी। कभी ये उनका भी घर था, मगर अब जमाना रफ्ता था। जरिश ने ड्राइवर को 4-5 बजे पहुंचने का कहा था। लाउंज में ही टीवी के सामने कालीन पर वो कुशन फैलाए नीम दराज हो गई थी। टीवी देखते, ताया जान से बातें करते उस घर की खामोशी में न जाने कब आंख लग गई और कब वो गाफिल हुई, कुछ पता न चला। सईद अहमद ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो कालीन पर पड़ी बेतवाजुन से थी। उन्होंने उसका सर कुशन पर रखकर उसे सोने दिया था। टीवी बंद करके वो बाहर निकल गए थे। उन्हें 3 बजे किसी से मिलना था, सिर्फ जरिश की वजह से रुके हुए थे। चौकीदार और माजदा को घर से मुतालिक खास हिदायत देकर वो चले गए। 3 बजे के करीब सुमान अहमद की वापसी हुई थी। आज काफी अरसे बाद डॉक्टर जफर के साथ छुट्टी का दिन गुजारने को मिला था। खासे खुशगवार और तरोताज़ा और इत्मीनान मूड के साथ घर आमद हुई थी।
लाउंज में कदम रखते ही पहली निगाह जिस वजूद पर ठहरी थी, कई सानियों तक पलटना भूल गई। आज डॉक्टर जफर से गुफ्तगू के दौरान ज्यादा मौजू सुखन यही जात रही थी। जरिश को देखने गोया दिल की मुराद बराई थी। दिल को दिल से राह होती है। जज्बों ने एक खूबसूरत अंगड़ाई ली थी। हल्के मल्क जे अंधेरे में कालीन पर दराज वो महव ख्वाब थी। सुमान अहमद के दिल ने एक भरपूर अंगड़ाई ली। जज्बों ने शिद्दतों का पैरहन ओढ़ने की कोशिश की थी। वो धीरे से कदम उठाता आगे बढ़ा तो ठिठक गया। कोने में कालीन पर बैठी माजदा ऊँग रही थी। माजदा, सुमान ने उसे आवाज दी तो वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। जी सुमान साहब जी। वो फौरन खड़ी हुई थी। घर में इतनी खामोशी क्यों है? बाकी सब कहाँ हैं? सुमान जब घर से निकला था तो सभी घर पर थे। घर की खामोशी बतौर खास महसूस करते सुमान ने पूछा था। बेगम साहिबा अली साहब और फरा बीबी के साथ आपके मामू के यहाँ गई हैं। साहब जी थोड़ी देर पहले किसी से मिलने का कहकर चले गए थे। कह रहे थे कि मैं इधर ही रहूं जब तक जरिश बीबी हैं। जब उनका ड्राइवर उनको लेने आए तो मैं अपने क्वार्टर में चली जाऊं। उधर से तफसीली जवाब मिला था। सुमान अहमद ने सर हिलाया। जरिश कब आई थी? नजर जरिश पर डाली थी जो अब भी बेखबर थी। कितनी मुतमईन नींद थी उसकी। पता नहीं, 1-2 बजे। ओके तुम जाओ। सुमान ने उसे टाला था। वो तो पहले ही ऊँग रही थी, सो फौरन रफू चक्कर हुई। सुमान अहमद सोफे पर आ बैठा। नजर बार बार पलटकर उसी चेहरे के तवाफ को मचल रही थी। सुमान अपने आप को लम्हों की गिरफ्त में आने से बमुश्किल रोक रहा था। जरे सिर्फ उसकी मोहब्बत ही नहीं, सगी अमजाद भी थी। इसी ताल्लुक के हवाले से वो बहुत मुहतरम थी। इसीलिए वो हमेशा अपनी निगाह की गुस्ताखी पर काबू पा लेता था। मगर आज जज्बे बेलगाम से हो रहे थे। दिल के तकाजे कुछ और ही रंग ओढ़ रहे थे। सुमान की निगाहों की वारिफ्तगी थी या फिर नींद टूटी थी। एक अजीब सा एहसास उसे गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर गया था। वो एकदम सीधी हुई थी। नींद सी बोझल आंखें खोलते ही सीधी निगाह सुमान अहमद पर पड़ी थी। सुमान अहमद के जज्बों की शिद्दत थी या निगाह का कोई रंग। न जाने क्या था उस समय उन आंखों में। कुछ नए रंग, आगही के दरवा करते पल, अलोही से जज्बात। कुछ तो था कि हमेशा अपनी जात में मगन, अपनी मासूमियत के हिसार में मुकीद जरे सऊद अहमद बुरी तरह चौंका ठिठक गई थी। उसकी आंखें एकदम फैली थी। अनजाने जज्बों से तपता चेहरा और लौ देती आंखें। जरिश के मुतवज्जे होने पर सुमान अहमद ने निगाहों का रुख बदल लिया था। न जाने क्यों जरिश को अपना दिल धड़कता महसूस हुआ था। चेहरा लौ देने लगा था और पलकें झुक गई थी। उसके सुमान अहमद से बेपनाह बेतकल्लुफी थी। बारहा उसने अपनी मासूमियत और भोलपन से बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते सुमान अहमद का हाथ पकड़ा था। लाड से जिद मनवाई थी, मान से फरमाइशें की थी। मगर इस वक्त न जाने दिल की हालत क्यों बदली थी। वो लाख नादान सही पर थी तो एक लड़की। मोहब्बत व वफा की मोहब्बत से गुंधा हुआ, अनमोल तराशा हुआ पैकर। एक पल में सुमान अहमद की लौ देती निगाहें उसे किसी हसीन इबारत के मौजू से आगाही दे गई थी। उसकी छठी हिस्स ने पहली दफा उसे सुमान अहमद से मुतालिक कोई सिग्नल दे दिया था। वो सुमान अहमद को हमेशा सुमान भाई समझती आई थी और अब दिल की ये लय न जाने क्या कह रही थी। वो खुद हैरान थी। सुमान अहमद का यूं नजरें चुराकर खफीफ से मुस्कुरा देना उसे हकीकतन उलझा गया था। वो इन निगाहों की हिद्दत से घबरा कर उठ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। घबराहट से भरपूर अंदाज था। सुमान की घबराहट गहरी हुई। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? पहली दफा वो सुमान भाई के सामने घबरा रही थी। कालीन पर गिरा दुपट्टा शानों पर फैलाए वो सटपटाई थी। अभी आया हूं। तुम सुनो, बहुत नींद आ रही है तो फरह के कमरे में चली जाओ, आराम से लेटो। लम्हों में सुमान ने खुद पर काबू पा लिया था। अब अपनी मखसूस धीमी धीमी सुलझी मुस्कुराहट लिए गोया हुआ थे। साबका अंदाज फौरन ऊत कर आया था, मगर उन लफ्जों में भी महसूस की जाने वाली चाशनी थी। मोहब्बत और खुलूस का रचाव था जिसे जरिश जैसी हसास लड़की नजरअंदाज न कर पाई थी। नहीं, मैं तो तायब्बू के साथ बैठी टीवी देख रही थी। ना जाने कब आंख लग गई। तायब्बू किधर गए? अपने इर्द गिर्द देखते उसने कहा था। मैं जब घर लौटा था तो वो घर पर नहीं थे। माजदा बता रही थी कोई काम था, किसी से मिलना था। सुमान अहमद ने पुरसकून अंदाज में बताया। वो सिर्फ सर हिला गए। दरहकीकत अंदरूनी तौर पर वो खासी कंफ्यूज हो चुकी थी। आजकल ना जाने क्यों सुमान अहमद की तरफ से उसका दिल खटक रहा था। जब से वो तस्वीर वाला मामला दरपेश आया था, अक्सर उसका दिलो दिमाग बुरी तरह उलझ जाता था। एक तो एक वाज़ेह तासुर था। जरिश ने कनखियों से सुमान अहमद को देखा।
आज तुम्हारी तशरीफ आवरी कैसे हो गई? खैरियत है ना? चची जान ने आसानी से आने की इजाजत दे दी, वो पूछ रहे थे। जरिश ने खुद को संभालते हुए सिर्फ सर हिलाया। सुमान अहमद को उसकी खामोशी एकदम महसूस हुई तो जरा ध्यान से देखा। नीची नजरें किए वो कालीन से उठकर सामने सोफे पर बैठ चुकी थी। चेहरा सुर्ख माइल हो रहा था। होठों को दांतों तले कुचलते वो उलझी महसूस हुई। सुमान अहमद तो उसके चेहरे से ही उसके अंदर का सारा अहवाल पढ़ लेता था। अब भला क्यों न चौंकता। एकदम संभाला दिया था। ये लड़की उन्हें अपने जज्बात से बढ़कर अजीज थी। कुछ देर वाली अपनी वारफ्तगी पर दिल में एक बोझ सान पड़ा। ये जज्बे भी इंसान को कैसे कैसे ख्वार करते हैं। अच्छे खासे इंसान को लम्हों में जेर कर लेते हैं। खैरियत, क्या हुआ? इतनी चुपचाप क्यों हो? बहुत अपनायत भरा नॉर्मल अंदाज था, जिसकी जरिश हमेशा से ही आदी भी थी। अपने आप को बकअप करते उन्होंने पूछा था। जरिश झींपी सी हंसी हंस दी। जी खैरियत ही है। दरअसल मेरा फराह के साथ कल का टेस्ट डिस्कस करने का मूड था, इसलिए आई थी। मगर यहाँ आकर इल्म हुआ कि मोहतरमा बड़े मामू के यहाँ गई हुई हैं। ड्राइवर को मैंने 4-5 बजे का टाइम दिया था। सोने का मूड तो नहीं था, पता नहीं कैसे आंख लग गई। सुमान के खुसूसी अंदाज पर वो भी अपने आप को संभाल कर मुखातिब थी। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे हेल्प ले लो। फराह तो शायद रात को ही आए। संजीदा अंदाज था। जरिश मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हुई। कुछ देर कबल वाला अब कोई तासुर ना था। नहीं, टेस्ट तो मेरा तैयार है, बस चंद एक पॉइंट्स थे जो क्लियर करने वाले थे। ख्याल था कि फराह से डिस्कस करूंगी तो क्लियर हो जाएंगे। कुछ खास हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। तवज्जो से स्टडी करूंगी तो समझ में आ जाएंगे। फिर भी लाओ मुझे बताओ, मैं समझा देता हूँ। सुमान का वही हमेशा वाला मुतफक्किर अंदाज था। जरिश इनकार करते करते रुक गई। अच्छा, मैं बुक्स ले आऊं? बुक्स वो ताया जान के कमरे में ही रखाई थी। सुमान को कहकर वो अंदर चली गई। सोने की वजह से आंखें बोझल हो रही थी। मुंह हाथ धोकर किताबें नोटबुक लेकर लौटी तो सुमान अहमद मुंतजिर था। 15 मिनट में सुमान ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। जरिश ज़हीन थी, हर बात को बहुत जल्दी पिक कर लेती थी। सुमान अहमद के समझाए जाने वाले नुकात उसने मिनटों में पिक किए थे। उसके बाद सुमान अहमद उससे हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। जरिश जो थोड़ी बहुत बदगुमान हुई भी थी, हर बदगुमानी भुलाए सुमान की बातों में बहल गई थी। जरिश को अपनी असली हालत में वापस आते देखकर सुमान अहमद ने एक पुरसकून सी सांस फिजा में शामिल की थी। जरिश उन्हें इस हद तक अजीज थी कि उसकी निगाह का बदलता रंग भी सुमान को गवार आना था। काश सुमान अहमद उससे बता सकते कि उसके एक पल की अजनबियत उनकी रूह पर कैसे बोझ बनकर उतरती है। ओके, तुम बैठो, टीवी देखो, मैं जरा अपने कमरे में आराम कर लूं। आज काफी दिनों बाद जफर से मिलना हुआ था। सुबह 10 बजे घर आकर ले गया था। इतवार का एक दिन मिलता है आराम को, वो भी किस्मत से शायद ही मुयस्सर हो। तुम अभी यहीं हो ना? जब ड्राइवर आए तो मुझे बता कर जाना। फिलहाल मैं अपने कमरे में हूँ। जरिश के अंदाज में एक साफ और वाज़ेह मोहतातपन महसूस करते सुमान अहमद ने मंजर से हट जाने को तरजीह दी थी। जरिश को मुतमईन तो कर ही दिया था, अब संभलने का मौका देने को सुमान अहमद ने अपने कमरे की तरफ रुख किया था। जरिश खामोशी से उन्हें अपने कमरे में जाता देखती रही। कुछ देर कबल खुद पर तारी होने वाली कैफियत ऐसी थी कि जरिश उसको भूल कर भी नहीं याद करना नहीं चाहती थी। सो खुद को मसरूफ रखने को उसने टीवी ऑन कर लिया था। 4 बजे तक ड्राइवर का इंतजार किया था। फिर उसने घर कॉल करके नौशी से ड्राइवर को भेजने का कहा था। मामा अभी तक नहीं लौटी थी, सो वो मामा की आमद से पहले ही घर पहुंच जाना चाहती थी, वरना फिर शामत पक्की थी। वैसे यहाँ आकर भी वो बोर ही हो रही थी। फरह भी नहीं आई थी। जिस मकसद के लिए आई थी वो तो बेकार ही गया था। ड्राइवर के आने में 15-20 मिनट थे, तब तक इधर उधर टहलती रही। माजदा उसे टहलते देख कर आ गई थी। इस वक्त वो किचन में कोई ना कोई काम कर रही होती थी, मगर आज मकीन नहीं थी तो वो भी फारिग थी। आपके लिए चाय बनाऊं? उसे लॉन में देखकर माजदा ने पूछा। मेरे लिए? वो इस वक्त बहुत कम चाय पीती थी, इसीलिए माजदा को देखा। जी, इस वक्त घर में सभी चाय पीते हैं। छुट्टी वाले दिन जब सभी जमा होते हैं तो बेगम साहिबा खुसूसी एहतमाम करवाती हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं आपके लिए कबाब तल लेती हूँ, तैयार करके रखे हुए हैं, सिर्फ तलने हैं। ठीक है, जब तक ड्राइवर आता है चाय ही पी लेते हैं। तुम ऐसा करो, कबाब तल लो, मैं चाय बना लेती हूँ। सुमान भाई भी अपने रूम में हैं, अगर जाग रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं। चाय तैयार करके उसने माजदा को कहा तो वो किचन से निकल गई थी। जरिश ने फ्राइंग पैन से तले हुए कबाब प्लेट में निकाले जो माजदा तल चुकी थी। माजदा फौरन पलट आए। मैंने उनके कमरे में झांका था, वो जाग रहे थे, कुछ लिख रहे थे। मैंने उन्हें चाय का कह दिया तो वो कमरे में ही लाने को कह रहे थे। चाय अगर वो घर पे हों तो अपने कमरे में ही पीते हैं। माजदा के बताने पर जरिश ने सर हिला दिया था।
सुमान के लिए ट्रे तैयार करते उसने अपने हिस्से का कप भी ट्रे में रख लिया था। जब तक ड्राइवर आता तो वो सुमान अहमद से चंद एक बातें कर लेती। ड्राइवर आए तो मुझे बता देना। माजदा को हिदायत देकर वो ट्रे लिए सुमान अहमद के कमरे की तरफ चली आई थी। दरवाजा अध खोला था, ट्रे थामी थी, सो बगैर दस्तक के ही अंदर दाखिल हो गई। सुमान कमरे में कहीं नहीं था। उसने खड़े खड़े अतराफ में निगाह दौड़ाई। बिस्तर पर बिखरे कागजात बता रहे थे कि चंद लम्हे कबल वो यहीं था। बिस्तर पर ब्लैक रंग का ब्रीफकेस रखा हुआ था। अतराफ में कई कागज बिखरे हुए थे। एक दो डायरीज थी। जरिश ने साइड टेबल पर ट्रे रख दी। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, ना जाने सुमान कहाँ थे। उसने मुतजस्सिस निगाहों से ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, दरवाजा बंद था। ना जाने वो अंदर थे भी कि नहीं। अंदाजा लगाने की कोशिश की और फिर वो बिस्तर के किनारे तक टिक गई थी। बिस्तर पर बिखरे कागजात पर नजर डालते उसने एक सफ़ा उठा लिया था। इंतहाई खूबसूरत लिखाई में कोई नज्म दर्ज थी शायद। जरिश को शेर व शायरी में से कोई खास शोगफ न था, सो सरसरी निगाह डाली थी, मगर निगाह ठहर सी गई थी। मैं उसे वाकिफ उल्फत न करूं। उन्वान अच्छा था और दिल फरेब भी। जरिश की नजरें कागज पर फिसलती चली गई। सोचता हूं कि बहुत सादा व मासूम है वो। मैं अभी उसको शनासाए मोहब्बत न करूं, रूह को उसकी असीर गम उल्फत न करूं, उसको रुसवा न करूं, वाकिफ मुसीबत न करूं। मोती मोती परोए लिखाई, एक एक लफ्ज वाजे और रोशन था। सोचता हूं कि अभी रंज से आजाद है वो, वाकिफ दर्द नहीं, खूगरे आराम नहीं, सहरे इश्क में उसकी अक्सर शाम नहीं, जिंदगी उसके लिए जहर भरा जाम नहीं। जरिश के आसाब पर यह अल्फाज बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुए थे। एक बेचैनी ने उसके वजूद के अंदर सर उभारा था। सोचता हूं कि मोहब्बत है जवानी की ग़िज़ा, उसने देखा नहीं दुनिया में बहारों के सिवा, निखतो नूर से लबरेज नज़ारों के सिवा। सोचता हूं कि गमे दिल न सुनाऊं उसको, सामने उसके कभी राज अरिया न करूं, खलिश दिल से उसको दस्तो गिरेबा न करूं, उसके जज्बात को मैं मशगले बदमा न करूं। नज्म थी कि जज्बात का एक तलातुम था, शिद्दतों का एक रेला था, या फिर महसूसात का एक खुशकुन जजीरा था। जरिश को अपने अंदर बहुत कुछ होता महसूस हुआ था। सोचता हूं कि जला देगी मोहब्बत उसको, वो मोहब्बत की भला ताब कहाँ लाएगी, खुद तो वो आतिश जज्बात में जल जाएगी और दुनिया को इस अंजाम पर तड़पाएगी। सोचता हूं कि बहुत सादा व मासूम है वो। बेशक इंतखाब बहुत शानदार था। जरिश सराहे बगैर न रह सकी और इंतखाब करने वाले उससे ज्यादा शानदार और बाज़ौक़ था। वो मोतरफ थे। सुमान भाई ऐसी शायरी भी ज़ेर मुताला रखते हैं। जरिश को सुमान अहमद की लतीफ़ हिस्स से अभी आगही मिली थी। जरिश को खासा ताज्जुब हुआ था। सुमान अहमद का जो तासुर कायम था, उससे हट कर ये अशार खासे मायने खेज थे। एक नई कहानी सुनाते हुए। सुमान अहमद का मुखातिब था कौन? जरिश के अंदर इस सवाल ने बुरी तरह शोर मचाया। कागजात को तरतीब से रखते वो फिर चुकी थी। माई पर्सनल्स, सुमान अहमद का नाम दर्ज था। जरिश ने वो डायरी उठा ली। जरिश के हाथ में ग्रे डायरी थी, तो दिल में सुमान अहमद का मुखातिब कौन था का भरपूर शोर था। उसने वहीं से डायरी खोल ली जहां कलम रखा हुआ था। शायद सुमान अहमद उसे लिखते लिखते ही छोड़ कर गया था। किसी की पर्सनल चीज को छेड़ना खासा गैर अखलाकी फेल था, मगर जरिश का तजस्सुस उरूज पर था। सुमान अहमद डायरी भी लिखते हैं, उसे ये फरह ने बताया था, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि यह खासा जनाना काम है, और सुमान अहमद जैसे मसरूफ प्रैक्टिकल बंदे के पास भला इतना वक्त कहाँ कि वो डायरी वगैरह लिखते फिरें। जरिश ने वहीं से पढ़ना शुरू किया था जहां कलम रखा हुआ था। पहली ही लाइन पर जरिश का दिल उछल कर गोया हलक में अटका था। आसाब झंझना उठे तो हाथों में एक वाज़े लर्जिश थी। मेरी अकल हैरान है। मैं फैसले का अख्तियार न कभी पहले अपने हाथ पे रखता था और न ही अम्मी अब्बू की इस सरसी जंग में कभी मेरा हाथ होगा। जरिश सिर्फ मेरी अव्वलीन चाहत ही नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ऐसा सच जो मुझसे अपना आप मनवा चुका है। मैं अगर अम्मी अब्बू की इस आपस की सर जंग में अपने हक से दस्तबरदार हो भी जाऊं, या दोनों में से किसी एक के हक में सरेंडर भी कर दूं, तो भी दिल की खुशी कहीं नहीं होगी। जरिश सऊद अहमद को अपने आसाब साथ छोड़ते महसूस हुए। लफ्ज सादा और आम फहम थे, मगर इदराक उसे जलजलों की जद पर ले आया था।
गोया पूरी जात ही हिल गई थी। कभी कभी जज्बात का रेला भी इंसान को कैसे बेबस सा कर देता है। जरिस पर नजर पड़ी तो दिल चाहता है बस हद से गुजर जाऊं, और शायद मैं गुजर भी जाऊं, मगर तबीयत गवारा नहीं करती। सबसे बढ़कर तो ये, मैं उस मासूम और अच्छी सी लड़की के एतमाद को रेजा रेजा करने का हौसला खुद में नहीं पाता। मुझे अब महसूस हो रहा है जरिश मेरी तरफ से उलझना शुरू हो गई है, मगर मैं क्या करूं। हजार चाहूं भी तो अपनी बेख्तियारियों पर काबू पाना कतई मुश्किल हो जाता है। बाज औकात तो जब्त के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। काश मैं बता सकता। और भी न जाने क्या क्या दर्ज था। सुमान सुन दिमाग लिए पड़ रही थी, जब ही उकब से हाथ बढ़ाकर तेजी से डायरी झपट ली गई थी। वो तेजी से पलटी थी। अपने सामने सुमान अहमद को देख के उसके आसाब फिर जबरदस्त तहरीक की जद पर थे। आप, वो सख्ती से लब भींच गई थी। ये शख्स उसके लिए क्या था? उस शख्स को उसने क्या मुकाम, क्या रुतबा दिया हुआ था? और ये शख्स निकला क्या था? वो कुछ कहने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम होते, एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोते। उसके भरोसे और एतमाद के टुकड़े टुकड़े हुए थे। सुमान अहमद जब भी कमरे में दाखिल हुआ था, ड्रेसिंग रूम में कंप्यूटर पर वो कुछ मटेरियल सर्च कर रहा था। सारा कुछ यूं ही बिखरा हुआ छोड़कर। ख्याल ही नहीं था कि जरिश अंदर आ सकती है। गुमान तो यही था कि वो चली गई होगी, मगर जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे देखकर सुमान को एक पल को तो कुछ भी समझ नहीं आया, और जब हवास बहाल हुए तो फौरन आगे बढ़कर डायरी छीन ली थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस राज को वो छुपाना चाहते थे, वो एक जरा सी कोताही से उरियां हो चुका था। वो जरिश को जिस दुख, जिस अजियत से बचाना चाहते थे, वो नादानिस्तगी में ही उसे फराहम कर चुके थे। जरिश को फूट फूट कर रोते देखकर सुमान अहमद बेकरार से आगे बढ़े। जरिश प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज रो नहीं। जरिश के आंसुओं की शिद्दत में जो अजियत थी वो साफ महसूस की जा सकती थी। जरिश, बात सुनो मेरी। उसे शिद्दत से रोते देखकर सुमान ने उसके हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाना चाहे कि जरिश ने बुरी तरह हाथ झटक दिए। इतनी नफरत थी उस झटके में कि हद नहीं। सुमान अहमद गुमसुम रह गए। आप आप मेरे एतमाद को इस तरह पारा पारा कर सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट। आंखों में आंसू लिए भीगे चेहरे से गर्दन शिद्दत से नफी में हिलाते उसके लहजे में ऐसी बात जरूर थी कि सुमान अहमद बौखला गए। जरिश, तुम खबरदार मुझे बहलाया तो। मुझे बारहा ऐसा महसूस हुआ, मुझे आप पर यकीन था, अपनी इज्जत से भी बढ़कर। मैंने आपको सुमान भाई नहीं, अपना भाई समझा, और आप क्या निकले? मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करती थी, हकीकी भाई का मुकाम दिया था। वो फिर रो दी थी। उसके बिखरे लहजे में टूटे एतमाद की किरचियां थी। सुमान अहमद परेशान हो गया। जरी, कुछ गलत मत सोचना, पहले मेरी बात सुनो। सुमान अहमद ने ऐसा तो कभी चाहा ही नहीं था। एक अवताद सी आन पड़ी थी, गोया सब कुछ तहस नहस होने वाला था। हरगिज नहीं, आइंदा मेरे सामने आए तो हद से गुजर जाऊंगी। सब समझती हूं मैं, अब इतनी भी बची नहीं हूं। मेरे एतमाद को तोड़ा है आपने, कभी मुआफ नहीं करूंगी। वो किसी तौर पर भी अब बहलने वाली नहीं थी। गुस्से से कहती वो भागी थी। जरिश, मेरी बात तो सुनो। सुमान अहमद पीछे लपका था। लाउंज में आकर वो अपनी किताबें समेट रही थी। सुमान को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया, सर उठाकर देखा तक नहीं। सुमान को जरिश के रवैये से बड़ी तकलीफ पहुंची थी। जरिश बीबी, आपकी गाड़ी आ गई है। माजदा भी उसी लम्हे लाउंज में चली आई थी। जरिश किताबें उठा रही थी, वरना उसे रोते देखकर जरूर चौंकती। किताबें कॉपियां समेट कर जरिश ने दुपट्टा सीधा किया। यकसर बेपरवाह अंदाज था, बल्कि कतई ताल्लुकी वाला। इतना सर्द कि हद नहीं। सुमान ने उसे इस तरह बिहेव करने पर गुस्से से उसका बाजू पकड़कर झटका देते अपने सामने किया, तो हाथ में पकड़ी किताबें कालीन पर गिर गईं। तुम मेरी बात सुनो, गुस्से से कहते सुमान ने उसे कंधों से थाम कर अपने सामने कर लिया था। इस कदर खौफनाक अंदाज था कि एक लम्हे को जरिश भी सजदर रह गई, मगर अगले ही पल बुरी तरह बिफर गई। हद में रहें आप अपनी। वो लम्हों में अजनबी बन गई थी, बड़ी बुरी तरह भड़क गई। सुमान अहमद को एहसास हुआ अब से वो जरिश नहीं, कुछ और हक रखने लगी है। सुमान के अंदर तासुफ ने सर उबारा। तुम गलत सोच रही हो। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मगर मेरी मोहब्बत तो गलत ना समझो। मैंने कभी तुम्हारे एतमाद को तोड़ने की कोशिश नहीं की, यकीन करो मुझ पर। सुमान अहमद उस छोटी सी लड़की के सामने बुरी तरह टूटे थे, बल्कि हार से गए थे। वो सब बर्दाश्त कर सकते थे, मगर जरिश सऊद अहमद की बदएतमादी नहीं, मर के भी नहीं। सुमान अहमद के इस कदर वाज़े इजहार मोहब्बत पर जरिश भी सटपटा गई थी, मगर अगले ही लम्हे फिर डट गई। मुझे छोड़ें,
मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हट जाए मेरे रास्ते से। उसके लहजे में इस कदर नागवारी और कराहियत थी कि सुमान अहमद देखते रह गए। हालात इस रुख भी करवट बदल सकते हैं। पल में क्या से क्या हो गया था। सुमान अहमद खामोशी से पीछे हट गया था। अपने बाजू अपने पहलू में गिरा लिए थे। जरिश बुरी तरह नीर बहाते अपनी बिखरी किताबें दोबारा समेट रही थी। किताबें समेट कर वो पलटी थी। दरवाजे के पास जाकर रुकी थी और पलटे बगैर बोली थी। मैंने आपको एक द्योतक से बढ़कर मान, मोहब्बत, चाहत दी थी। मेरी चाहत तो बेरिया थी। बगैर किसी मिलावट के मैंने आपसे रिश्ता बनाया था। मेरी बेतकल्लुफी को बड़ा गलत रंग दे दिया आपने सुमान भाई। मुझसे मेरा एतमाद छीन लिया आपने। मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया है। कभी माफ नहीं करूंगी आपको, समझे? कभी नहीं। अपने आप से मुसलसल नब्रद आजमा रहने के बाद एक मुसलसल अंदरूनी जंग से बरसरी पैकार होते और अंदरूनी जमा तफरीक के हिसाब के बाद शारिक जुमान ने एक इंतहाई कदम उठाने का कतई फैसला करते हुए नवाज फारूक से मिलने की ठानी थी। अगले दिन दोपहर 3 बजे के करीब शारिक जुमान नवाज से मिलने उसके घर चला आया था। वो फारूक चचा के यहाँ बहुत कम आता था। नवाज यूनिवर्सिटी से आने के बाद आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एकेडमी के लिए निकलना था। शारिक को देखकर हैरान हुआ था और फिर शारिक जुमान के कहने पर वो उसके हमरा चला आया था। यार बताते क्यों नहीं? अब तो मुझे परेशानी भी होने लगी है। आखिर वो कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते थे? इतने संजीदा क्यों हो? शारिक जुमान नवाज को यही कहकर लाया था कि उसे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। इसलिए वो फौरन हमरा आ गया था। मगर अब शारिक जुमान के तेवर और खामोश संजीदा अंदाज देखकर परेशान हो रहा था। कुछ देर सब्र कर लो, अभी पता चल जाएगा जल्दी किस बात की है। एक होटल के पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करते शारिक का अंदाज पहले से भी ज्यादा सर्द था। नवाज ने पुरतशवीश नजरों से देखा। शारिक का ये लबो लहजा और तेवर किसी नागहानी की निशानदेही कर रहे थे। उससे बारहा शारिक को इस रूप में देखा था, मगर आज कोई नई बात थी। टेबल मुंतखब करते, चाय का ऑर्डर देते हुए भी शारिक जुमान के तेवर नहीं बदले थे। यार अब बोल भी चुको, क्या बात है? मेरे सब्र का इससे ज्यादा इम्तिहान मत लो। मुझे ख्वाम घबराहट हो रही है। वेटर चाय के मग रख गया था। शारिक जुमान ने खामोशी से मग लबों से लगा लिया। आखिरकार नवाज को उसे टोकना पड़ा था। क्या हो रहा है आजकल? शारिक जुमान के लिए नवाज के सामने बराह रास्त गुफ्तगू करना एकदम मुश्किल लगने लगा था, सो तमहीदी अंदाज था। कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, उसके बाद अकेडमी। शादी के दिन करीब है। सब कह रहे हैं कि छुट्टियां ले लो, मगर अभी मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी करने के मूड में नहीं हूँ। शादी की बस 2-3 छुट्टियां करूँगा, उसके बाद लॉन्ग लीव लूँगा हनीमून के सिलसिले में। हाँ, रात को मसरूफियत काफ़ी खुशगवार होती है। शादी के सिलसिले में सारी बहनें आ चुकी हैं, काफ़ी रौनक होती है, खूब एंजॉय हो रहा है बस। शारिक ने एक नज़र नवाज के चेहरे को देखा। शादी का जिक्र करते वो काफ़ी खुश महसूस हुआ था। शारिक जुमान को एक जलन सी महसूस हुई। तुम क्या कहना चाहते थे? चुपचाप अपना जायजा लेते शारिक जुमान को नवाज फारूक ने टोक दिया था। मैं नवेरा से शादी करना चाहता हूँ। उसी सर्द और मखसूस लहजे और अंदाज में आखिरकार शारिक जुमान ने दिल की बात कह दी थी। गोया बम फोड़ा था। क्या? नवाज फारूक पहले तो एकदम चीखा था, फिर हैरान और शशदर शारिक जुमान को देखने लगा, जो उसकी तरफ देखने के बजाय अपने मग को घूर रहा था। इतनी बड़ी बात किस कदर आसानी से पुरसुकून लहजे में उसने कह दी थी। नवाज फारूक को एक लम्हे को लगा था कि उसकी समातों ने गलत सुना है। हो सकता है शारिक जुमान ने किसी और का नाम लिया हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो अभी भी बेयकीन था। मैं नवेरा एहसान से शादी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम शादी से इनकार कर दो। वही मखसूस सपाट अंदाज। शारिक! नवाज फारूक गम गुस्से से अपने लहजे को बमुश्किल कंट्रोल कर सका। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो बोला भी तो लहजे में तपिश थी। बहुत अच्छी तरह। बेखौफ अंदाज था। नवाज कई सानिये बेयकीनी से शारिक की आंखों में देखे गया। ये जानते हुए भी कि चंद दिन बाद हमारी शादी है। नवाज की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का रद्द अमल जाहिर करे। गम और गुस्से से शारिक जुमान को टोक दे या फिर उसे लानत मलामत और चीखो पुकार करे, जो उसकी तबीयत का खासा न था। हाँ, ये जानते हुए भी। वही मुख्तसर जवाब था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम मजाक कर रही हो ना? शारिक जुमान ने नवाज फारूक को देखा। वो जैसे मुंतजिर था कि शारिक अभी कहेगा कि हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मकसद तुम्हें महज सताना था। मगर वो बोला भी तो क्या।
नहीं, मैं संजीदा हूं। नवाज को अब हकीकतन लगा कि शारिक जमान ने खौलता हुआ पानी उस पर उंडेल दिया हो। तुम्हारी इस सारी बकवास की मैं वजह पूछ सकता हूँ? अगले ही लम्हे वो अपने लबो लहजे पर बगैर कंट्रोल किए गम और गुस्से से पूछ रहा था। हाँ, मगर मुझसे नहीं, नवेरा से पूछना कि वो अस्पताल क्यों पहुंची। उसे पुरसुकून लहजे में उसने फिर नवाज फारूक के एतमाद की धज्जियां उड़ा दी थी। नवाज का जी चाह शारिक जुमान का मुंह तोड़ दे, मगर इस बात ने उसे फिर गिंग कर दिया। नवेरा हमारे यहाँ ठहरी हुई थी। जिस रात तुम लोग मिलकर गए थे वो अच्छी भली थी। एकदम से क्या हुआ कि अगले ही दिन वो इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल में एडमिट थी? कोई तो वजह होगी। तुमने नवेरा से पूछा नहीं? नवाज अब के कुछ भी न कह सका। हैरत से देखने लगा। उसके जहन में बिखरी टूटी फूटी हारी नवेरा एहसान का सरापा नजर आया। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ बात करो, पहेलियां मत बुझवाओ। नवाज का लहजा बहुत जहरीला हो गया था, बगैर किसी लिहाज मुरव्वत के। नवेरा का एकदम रोना, फिर उसे यकीन दिलाना और आखिर में तबीयत खराब हो जाना। नवाज फारूक को अपना दिमाग सनसनाता महसूस हुआ। जी चाह कि सारी बकवास करते शारिक को अपनी नजरों के सामने से हटा दे या अपने आप को कुछ कर ले कि मामला गैरत का था। नवेरा सिर्फ मंगेतर ही नहीं, सगी अमजाद भी थी। बरसों की शनासाई थी, देखी भाली परखी लड़की थी। मगर अब ये शारिक जुमान अब जो कहानी सुना रहा था, जिन लम्हों का हवाला दे रहा था, उससे नवेरा की जात मशकूक होकर रह गई थी। और नवाज फारूक किरदार पर मर मिटने वाला शख्स था। तुम साफ बात सुनने के बजाय मुझे इतना बता दो कि तुम नवेरा से शादी से इनकार कर रहे हो कि नहीं। शारिक ने नवाज फारूक के तासुरात से अंदाजा लगा लिया था कि तीर निशाने पर लगा है। वो अब जिधर चाहे खेल का रुख बदल सकता है, सो बहुत इत्मीनान से कहा था। नहीं, जब तक मुझे अपने इस असल रवैये की असल वजह नहीं बताते, मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनना चाहता। गुस्से से कहते वो उठ खड़ा हुआ था। शारिक जुमान ने तेजी से उसका बाजू थामा। तुम बैठो तो। नहीं, तुम्हें अंदाजा है कि तुम एक लड़की की जात को इन्वॉल्व कर रहे हो, और लड़की भी वो जिसके किरदार की गवाही सारा खानदान आंखें बंद करके देता है। तुम आराम से मेरी बात सुनो। नवाज के गुस्से से फट पड़ने पर उसने उसी तहमुल से कहा था। नवाज फारूक को लामोहला बैठना पड़ा कि सारी सूरत हाल सिर्फ शारिक जुमान ही क्लियर कर सकता था। नवेरा ने क्या किसी को नहीं बताया कि उसकी इस शदीद बीमारी की वजह क्या थी? उससे नवाज को कुरेदना चाहा था। नवाज ने सुर्ख आंखों से देखा था। लावा बस फट्टे को था, वो जब्त की इंतहाई मंजिल पर था। नहीं, नवेरा ने किसी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि वो इस बात को, बल्कि इस हादसे को छुपाना चाहती है। सरगोशी नुमा अंदाज पर नवाज फारूक चौंक कर शारिक जुमान को देखने लगा। शारिक के अंदाज में कोई बात जरूर थी। वो बुरी तरह ठिठका। क्या मतलब? कैसा हादसा? कैसी बात? मैं इस बात को छुपा जाता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुमसे मेरा जो ताल्लुक है, तुमने हर अच्छे बुरे वक्त में जिस तरह इखलाकी तौर पर मुझे सपोर्ट किया है, उस सूरत हाल में मैं तुमसे कुछ भी छुपाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। तुम चाहे कुछ भी समझो, मगर मैं अपने गलत इकदाम की सज़ा झेलने को तैयार हूँ। उस रात तुम लोगों के चले जाने के बाद मुझे खबर मिली थी कि शहवाना ने एहसान मंसूर से शादी कर ली है। तो ये खबर तो वो शारिक जुमान के मैगजीन में अगले दिन शहवाना और उसकी माँ और शोहर पर कातिलाना हमले की खबर नवाज तो पढ़ चुका था। उस वाक़े का नवेरा से क्या ताल्लुक? वो समझने से कासिर था। मैं उस रात बहुत उलझा हुआ था, और तब मैंने हमेशा की तरह अपनी उलझनों का छुटकारा ढूंढा था। मैं तो कभी दीवाना हुआ था, लेकिन उस रात नवेरा को देखकर हो गया था। वो कह रहा था और मजीद भी बहुत कुछ बता रहा था, मगर नवाज फारूक गुमसुम हवास गुम अंदाज में शारिक जुमान के सिर्फ हिलते लब देख रहा था। उसके अंदर बम ब्लास्ट होने के बाद की कैफियत उभरी थी। नवेरा की अचानक बीमारी फितरी नहीं, उस हादसे की देन थी जो उस रात नवेरा पर टूटा था। नवाज फारूक सर झुकाए अपने जुर्म का इकरार करते शारिक जुमान को देखने लगा। यकीन न आया कि शारिक जुमान इस हद तक गिर सकता है। उसमें भला नवेरा फारूक का क्या कसूर था? शारिक की बात सुनते उसके जहन में महज आराई की कैफियत आई हो गई थी, और जो कसूरवार था वो अपनी सजा का तयन कर चुका था, बगैर किसी आमादगी और रगबत के सिर्फ सजा झेलने को। क्या ये वाकई सब सच था या महज ख्वाब था? नवाज फारूक को लगा उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। उसने सर अपने दोनों हाथों पर गिरा लिया। उसके इस्तफसार पर नवेरा का यूं रिएक्ट करना, शिद्दत से टूट कर रोना और फिर तबीयत खराब होना बेमायने तो ना था। उसके पीछे असल वजह यह थी वो शजदर था। ये तमाम तो जहन के किसी दरीचे में भी ना था। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैं नवेरा से शादी करना चाहता हूँ, और प्लीज़ तुम इस मामले को अपने तक रखोगे।
بولو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شارق زمان کہہ رہا تھا اور نواز فاروق خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ساری رات خود سے لڑتے الجھتے صبح کی سپیدی پھوٹنے سے پہلے تک ایک گردابے مسلسل سے نکلنے میں نواز فاروق نے اپنی جان پر جو عذاب جھیلے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، مگر جسم و روح جان کنی کے عمل سے گزر چکے تھے۔ یہ رشتے ایسے تو نہیں تھے کہ آنے واحد میں جڑ سے اکھاڑ پھینکے جاتے۔ ان رشتوں کی پرورش برسوں سے ہوئی تھی، تبھی ان کا یہ خاندان ایک مٹھی کی طرح تھا۔ مگر اب نواز فاروق کو لگ رہا تھا کہ اس خاندان کی بنیادیں ہلنے کو ہیں۔ شارق زمان کا کیا جانے والا انکشاف اتنا ہی جان لیوا تھا کہ نواز فاروق کو اپنا آپ برف کی سل میں ڈھلا محسوس ہو رہا تھا، اور کبھی لگتا تھا پورے وجود میں خون کی جگہ شرارے دوڑ رہی ہوں، شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ یہ سچ تھا کہ نویرہ احسان کو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنانے کی کوشش کی تھی، مگر اب شارق کی بات سن کر وہ ششدر تھا۔ نویرہ کو صرف ایک کزن سمجھ کر بھی سوچا جاتا تو بھی اذیت کے کئی پہلو نکلتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ مرد کچھ بھی کہے سرخرو رہتا ہے، ایک دفعہ عورت کی کلائی تھام کر اسے بے بس کر سکتا ہے، اور پھر نئی جہان دریافت کرنے بھی نکل جائے تو اس کی راہیں روشن کی روشن رہتی ہیں۔ شجاعت و طاقت کے مظاہرے کی دین عورت کے مقدر میں صرف رسوائی ہی آتی ہے۔ نسلوں کا افتخار مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے خوشی سے، مجبوری ہو یا زبردستی سے، رسوا تو ہو ہی جاتی ہے، اور یہ رسوائی ساری زندگی آسیب کی طرح اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، لمحہ لمحہ اسے تڑپاتی ہے، اسے بھیانک لمحوں کا احساس دلاتی ہے۔ نواز فاروق کو رہ رہ کر ان لمحوں کا کر بے چین کر رہا تھا جن لمحوں میں اپنے وجود سے بے پرواہ ہوش و حواس سے بیگانہ نویرہ احسان اسپتال کے کمرے میں تھی۔ وہ لمحے جیسے کہ آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ قیامت زمین پر آیا کسی وجود پر آثار واضح ضرور ہوتے ہیں، دیر یا بدیر ایک رنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ طوفان چاہے جذبوں کا ہو یا پانی کا، بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے، کبھی زمین کو بنجر کرتا ہے تو کبھی وجود کو۔ تباہی کے بعد کا منظر بڑا بھیانک ہوتا ہے، ہر چیز واضح اور صاف ہوتی ہے۔ کھیتی ہری بھری ہو تو اس پر ویرانی و بربادی کے اثرات بھی بڑے واضح اور بھیانک ہوتے ہیں۔ ایک نقصان عمر کا ہوتا ہے، ایک خسارہ تعزیز مقدر میں لکھا جاتا ہے، اور نویرہ احسان کسی خوشحال ہری بھری کھیتی سے کسی طور پر کم نہ تھی، بلکہ کھیتی سے بڑھ کر ہی تھی۔ نواز فاروق نے آہستگی سے تصویر دراز میں ڈال دی تھی۔ یہ تصویر نویرہ کے گھر منگنی والے دن کی تھی اور مستقل اس کے پاس ہی تھی۔ نویرہ اسے پسند تھی، ایک کزن کی حیثیت سے اسے ہمیشہ اچھی لگی تھی۔ اگر وہ حمیرہ وغیرہ کو اس کے رکھ رکھاؤ اور سلجھی طبیعت کی مثال دیا کرتا تھا، اور پھر جب ابو کی طرف سے نویرہ کا نام اپنے لیے سنا تو دل کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ پہلا خیال ہی دل و دماغ کو منور کر گیا تھا کہ اگر یہ سلجھی ہوئی متین سی رکھ رکھاؤ والی لڑکی زندگی بھر ساتھ نبھائے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اور پھر یہ خیال مستحکم ہوتا چلا گیا تھا۔ پسندیدگی دل کی لگی، اور لگی پھر الفت میں کیسے بدلی۔ وہ پچھلے کسی بھی واقعے کا تجزیہ کرتا تو بہت سے واقعات راہ رو کر کھڑے تھے، اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اندرونی شکستگی نے جسم سے جان تک نچوڑ لی تھی۔ بے شک اس سارے عمل میں نویرہ احسان کا کوئی قصور نہ تھا۔ بے شک شارق زمان نے جو بھی بتایا تھا اس سارے کا لب لباب یہی تھا کہ نویرہ احسان قطعی بے قصور تھی۔ مگر وہ اب اپنی طبیعت کا کیا کرتا؟ کیا اس کے اندر اتنا حوصلہ و ضبط تھا کہ ساری زندگی اس پھانس کے ساتھ گزار لے کہ نویرہ احسان کبھی شکار ہوئی تھی؟ ساری رات وہ یہی خود سے پوچھتا رہا، پوچھ کر ہارا تھا۔ کیا وہ اسے پہلا جیسا عزت و مقام دے سکے گا؟ کیا اس کا دل اب بھی اسی طرح مبتلا ہے کہ نہیں؟ کیا اسے شارق کی بات مان لینی چاہیے؟ کیا واقعی اسے اپنی راہ الگ کر لینی چاہیے؟ مگر اس میں رسوائی کس کی تھی؟ نواز فاروق کو لگا جیسے شارق اپنے گناہ میں اسے شریک کر گیا ہو، عمر بھر کا خسارہ اس کی زندگی میں لگ گیا ہو۔ قصور کس کا تھا؟ سزا کسے مل رہی تھی؟ وہ انکار کر بھی دیتا تو نویرہ احسان کی مجروح نسوانیت تو بحال نہیں ہو سکتی تھی، یا مجرم اپنے جرم کی نوعیت جان سکتا تھا؟ اور نواز جو کرے گا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ شادی کے اتنے قریب کا انکار نویرہ کے مقدر میں رسوائیاں نہیں لکھ جائے گا؟ مگر وہ اپنے اندر یہ سب جھیل جانے کا پہاڑ کا کہاں سے حوصلہ لاتا؟ کہاں سے دل کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر لینے کا ضبط آزماتا؟ مگر اسے کرنا تھا، اپنے لیے نہیں تو نویرہ احسان کے لیے کہ وہ عزیز تر تھی۔ شارق زمان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے اور اس کے اثرات کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں،
اور نواز فاروق کے اندر ان اثرات کو اپنے حصے میں لکھوانے کا اگر حوصلہ تھا بھی تو ہمت ناپید تھی۔ وہ تو کردار کو فوقیت دیتا تھا۔ نویرا ابھی بھی باکردار تھی، تو جو قیامت اس پر بیتی تھی وہ اسے ساری عمر ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور رکھنے والی تھی۔ نواز فاروق نے کل شب سے لے کر اب تک صرف سوچا تھا۔ شارق زمان سے ملاقات کے بعد وہ صرف اس ایک بات کو سوچ رہا تھا، مگر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتا تھا کہ نویرا احسان کو ساری عمر ایک سزا کے طور پر اپنے ساتھ باندھے رکھے، جبکہ دل اب صرف اس کے تصور سے آباد تھا۔ انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے نواز فاروق نے باتھ روم کی طرف رخ کیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرخ و بھاری پپوٹوں سے سجی آنکھیں گزری رات کی اذیت آشکار کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا نویرا احسان، یہ صرف ہماری زندگی میں ایک نئی نسل کی بقا کا صحرا ہے۔ ہم دونوں کے سر، ہم ایک نئی نسل کی بنیاد بنیں گے۔ مرد کچھ بھی کر لے، معاشرے میں کہیں نہ کہیں فٹ رہتا ہے، عورت چاہے مظلوم ہو دھتکاری ہی جاتی ہے۔ شارق زمان اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، وہ تم سے ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے۔ ابھی اس کا ضمیر کسی حد تک مردہ نہیں ہوا، وہ تمہاری بقا کا ضامن بننا چاہتا ہے۔ یہ طے ہے کہ تم پر جو قیامت ٹوٹی ہے اس کے اثرات بہت دور تک ہوں گے، اور میں تمہیں انہی رسوائیوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اسے میری سمجھ کا قصور جانو یا میری خود غرضی، میں اس حالت میں تم سے دست بردار ہوتا ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے اندر کے طوفانوں سے نواز فاروق خود ہی برسر پیکار تھا۔ فیصلہ کرنا اتنا آسان تو نہ تھا، مگر وہ یہ بمشکل کر گیا تھا۔ ضبط کی کن گہرائیوں سے نبض آزما ہوتے اسے دل کی طرف سے نگاہ پھیر لی تھی۔ دل کا کیا ہے، یہ تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتا ہے۔ اب کون سمجھائے کہ چاند کے حصول میں اپنا آپ بھسم بھی کروانا پڑتا ہے۔ وہ خیالات کے بھنور سے نکلنے میں کسی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا، یا پھر مزید پھنسا تھا۔ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس نے کراچی ڈاکٹر ظفر اپنے ماموزاد بھائی کے موبائل کا نمبر ملایا تھا۔ صبح صبح اسے ڈسٹرب کرنے پر وہ کچھ پریشان بھی ہو گیا تھا، مگر نواز فاروق کا ٹھہرا ہوا لہجہ اسے بہت کچھ سمجھانے لگا تھا، اور پھر اس سے ہر طرح کا تعاون و مدد کا وعدہ کر کے نواز فاروق نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کچھ حد تک دل کو اطمینان سا ہوا تھا۔ آئندہ کلا عمل ترتیب دیتے وہ اپنے معمول کے امور نپٹانے لگ گیا تھا۔ یونیورسٹی اپنے طے شدہ وقت پر ہی نکلنا تھا۔ پیریڈ لینے کے بعد اس نے چیئرمین صاحب کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھا تھا۔ چیئرمین تو حیران رہ گئے تھے، وجہ پوچھتے رہ گئے، مگر وہ وجہ کیا بتاتا؟ بربادی دل یا پھر بربادی مقدر؟ وہ صرف دیکھے گیا۔ چیئرمین صاحب نے اس کا فیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ فی الحال تم کو لانگ لیو پر یونیورسٹی سے آف کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میرے ادارے کے دروازے پر تم جیسے لائق استاد کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ جب کبھی ارادہ ہوا تو ضرور آنا۔ ان کے الفاظ پر نواز خود اذیتی سے مسکرا دیا تھا، تاہم ان سے وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ اکیڈمی کی ذمہ داری اس نے اپنے کولیگ کے سپورٹ کی تھی۔ حالات جو بھی تھے، کبھی اس نے بڑے شوق و جذب سے یہ اکیڈمی شروع کی تھی۔ اپنا اچھا خاصا سرمایہ اس میں انویسٹ کیا تھا۔ اب ایک دم سب اکھاڑ پھینکنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ کراچی بیٹھ کر وہ لاہور میں اکیڈمی کو اگر چلا نہیں سکتا تھا تو ہر طرح کی خیر خبر تو رکھ سکتا تھا۔ یہ کون سا مشکل کام تھا؟ نگران کوئی بھی ہو سکتا تھا، وہ کون سا یہاں سے ہر طرح کا تعلق توڑ رہا تھا؟ فی الحال مقصد صرف منظر سے ہٹنا تھا۔ اکیڈمی سے متعلق تمام ضروری امور نپٹانے کے بعد وہ گھر چلا آیا تھا۔ ابھی ایک اور بہت بڑا طوفان جو منہ کھولے کھڑا تھا۔ گھر والوں کو قائل کرنا آسان تو نہ تھا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، مگر ہوشمندی کا تقاضا تھا کہ وہ ابھی تک سنبھلے ہوئے تھا اور اپنے آپ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی تمام ضروری چیزیں سمیٹی تھیں۔ اپنے والدین کے سامنے اسے کیا توجیح پیش کرنی تھی، وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگا تھا۔ چیزیں سمیٹ کر اس نے نمبر ملایا تھا۔ اب اس نمبر پر بات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ شارق زمان نے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو نواز؟ دوسری طرف کی بے تابی عروج پر تھی، جیسے اسے صرف اسی نمبر کا انتظار تھا۔ یقیناً شارق زمان اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ نواز فاروق کو کچھ پل کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ جی چاہا کہ اس غاضب و بے رحم کو برا بھلا کہتے صاف انکار کر دے، اپنے فیصلے سے مکر جائے، مگر دل کی مان تو لیتا، اپنے ذہن کا کیا کرتا، جس پر نویرا احسان پر پڑنے والی افتاد کا لفظ چمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کی ہوئی چیزوں کو کبھی یوز نہیں کرتا تھا، اور اب ذہن کو جھٹکتے اس نے دوسری طرف توجہ دی۔ نواز پلیز بولو، چپ کیوں ہو؟ تم کیا جانو میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ پلیز نواز کچھ تو کہو۔ دوسری طرف کا اضطراب حد سے بڑھا ہوا تھا۔
नवाज फारूक को एक लम्हे की चुप गिरा गुजर रही थी। बेचैनी और बेकरारी हद से सवा थी। मैं अब्बू अम्मी के सामने इनकार कर दूंगा। मैं कराची जा रहा हूँ। मेरे इनकार पर जो सूरत हाल होगी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मगर मैं कुछ भी झेल नहीं पाऊंगा। आगे की सूरत हाल जो भी होगी वो तुम्हें खुद संभालना होगी। शारिक जुबान से गुफ्तगू करते हुए खुद ब खुद उसका लहजा सर्दो सपाट हो गया था। ये शख्स जिसे उसने हमेशा सगे भाई की तरह समझा, उसके लिए किस तरह शदीद नुकसान का सबब बना था। काश वो जब्त कर सकता या फिर मुहासबा कर सकता, झंझोड़ कर बुरा भला कह सकता। क्या वाकई वो बेयकीन था, और नवाज फारूक के अंदर नफरत ने एकदम सर उभारा था। सख्ती से होंठ भींचे कॉल काट दी थी। क्या वाकई? कैसी खुशी से भरपूर आवाज थी, और नवाज के इन अजाबों में घिर गया था। दूसरी तरफ शायद परवाह ही न थी। उसके जज्बात का कतई पास तक न था। गुस्से से मोबाइल बिस्तर पर पटकते वो खुद भी बिस्तर पर गिरा था, मगर अब जब्त जवाब दे रहा था। सारा वजूद शल हो रहा था। एक पल को लगा जैसे सदियों की मुसाफत तय की हो। वो सख्ती से आंखें मीच गया। जरिश, क्या बात है? मैं मुसलसल देख रही हूं तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। एनी प्रॉब्लम? क्या किसी से झगड़ा वगैरह हो गया है, या किसी ने कुछ कह दिया है? मामा पापा अपने रूम में सोने को जा चुके थे। जरिश टीवी लगाए बज़ाहिर मसरूफ थी, मगर वो जहनी तौर से वहां कहीं भी नहीं थी। नौशीन जो रात के इस पहर अपने सामने अपनी बुक्स और जर्नल फैलाए बज़ाहिर मसरूफ थी, लेकिन गाहे बगाहे जरिश कभी बगौर जायजा ले रही थी। जरिश की यह कंडीशन वो गुज़िश्ता 2 दिन से देख रही थी। परसों इतवार था, कल सोमवार था, मगर जरिश कॉलेज नहीं गई थी। वो कभी बेला वजह छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब उसने की थी। आज वो गई थी, मगर जरिश का गुमसुम अंदाज जूं का तूं बरकरार था। शाइस्ता बेगम का उसे अंदाजा नहीं था, मगर खुद नौशीन ने बड़ी शिद्दत से जरिश की मुसलसल चुप बल्कि गुम सुम सुम मुम्बुक मुम वाली कैफियत नोट की थी, और अब टोक गई थी। क्या कह रही हो तुम? नौशीन के इस्तफसार पर वो एकदम उसे देखे गई। नौशीन को जरिश की आंखों में मौजूद नमी देखकर एक लम्हे को धचका लगा। जरिश, क्या बात है? अगले ही लम्हे वो सब कुछ एक तरफ हटाकर उसके करीब बैठ गई थी। जरिश मुस्कुराई पे फौरन निगाहें फेर गई। कुछ भी नहीं यार, बस टीवी देख रही हूँ। ये सीरियल अच्छा है, काफी दिलचस्प। उससे बात उड़ाना चाहिए थी, जिसे वो साफ महसूस भी कर गई थी। नौशीन ने घोंचती निगाहों से जरिश के चेहरे का हिसार बांध लिया। जरिश उछल कर रह गई। पता नहीं, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम कुछ उलझी हुई हो। कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है, ऐसी बात जो तुम मुझसे भी शेयर नहीं कर पा रही। जरिश के हाथ से रिमोट कंट्रोल लेकर उसने आवाज धीमी करके कहा, तो जरिश लब भींचकर मुतहरिक स्क्रीन को घूरे गई। इस समय उसे अपने चेहरे को बेतासुर रखने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रही थी। एक अजीब से अजाब से गुजर रही थी। वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं। वो खुलकर हंसी थी। नौशी को उसकी हंसी का खोखलापन शिद्दत से महसूस हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि हम बहनों में ऐसे हालत कभी रही हों कि हम किसी से कुछ छुपाएं। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुई हो किसी बात से। हर वक्त तुम्हारी आंखों में मैंने एक नमी देखी है। तुम इसे मेरा वहम कहकर मत टालो। हम दोनों आपस में इतनी बेतकल्लुफ तो हैं ना कि हर बात खुलकर एक दूसरे से कर सकें। आराम से मुझे बताओ, क्या मसला है आखिर? उसने जरिश की हंसी के खोखलेपन को अपने दिल में महसूस किया था। नौशीन को जरिश का यह अंदाज बहुत तकलीफ दे रहा था, तभी वो खुद को बास पर्स से रोक ना पाई। जरिश की आंखों में एक नमी एकदम मूद आई थी। एतबार टूटा था या अपना आप बेवकूफ बनाए जाने का मलाल था? आंखें थीं कि मुसलसल नमी से दो चार थीं, और वो अपने आप को इस गर्दाब में फंसने से बचा नहीं पा रही थी। जरिश प्लीज मुझे बताओ, वरना मैं मामा को बुला लूंगी। जरिश लाख बेपरवाह सही, मगर वो हसास भी हद से बढ़कर थी, और नौशीन से बढ़कर उसे भला कौन जानता था। वो माँ जाई थी उसकी। ये उसकी हसासियत ही तो थी कि वो हर छोटी से छोटी बात कुछ शिद्दत से महसूस कर जाती थी। ये भी सच था कि जरिश खानदान भर की चहीती और लाडली थी। कोई उसकी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता था कि के 2 दिन से उसकी आंखों में मुसलसल नमी सी थी। नौशीन को लगा जरिश की एक कैफियत उसे किसी गहरे मलाल से दौचार कर रही है। जरिश, मुझे भी नहीं बताओगी क्या ताई जान से इतवार बारेलोस को तल्ख कलामी हुई थी? जरिश को आंखों की नमी पीते देखकर उससे मोहब्बत से उसका हाथ थामा था। जरिश ने नफी में सर हिलाया। नौशीन के इस्तफसार पर वो खुद को रंजीदा होने से नहीं रोक पा रही थी। दिल चाह रहा था कि अंदर का सारा गुबार आंसुओं में बहा दे, नौशीन को सब बता दे उस पर क्या कयामत गुजरी है। सुमान अहमद की जात से मुतालिक इंकशाफ ने उसे किस बरज़ख में ला फेंका था। रिश्तों का वक़ार मजरू हुआ था या इतिमाद का खून
नुकसान दोनों ही उम्र भर का खसारा झोली में डाल गए थे। वो नौशीन की झोली में सर रख कर रो दी, फूट फूट कर, यूं जैसे कोई उम्र भर के नुकसान पर होता है या फिर किसी बहुत प्यारे के छिन जाने के गम में मचलता है। नौशीन, नौशीन का नाम उसके होंठों पर मचल कर रह गया। नौशीन का हाथ उसके सर पर साकित रह गया। जरिश छोटी मोटी बात पर कभी इस तरह रिएक्ट नहीं करती थी। जरूर कोई बहुत बड़ी बात थी, मगर मामला क्या था वो समझने से कासिर थे। जरिश का बिलखना सोच को किसी मुकाम पर ठहरने नहीं दे रहा था। जरिश, जरी क्या बात है? प्लीज एतबार करो मुझ पर। बहन से बढ़कर कोई दमसाज और हमराज नहीं होता। बताओ मुझे, क्या बात है जिसने मेरी प्यारी सी मुस्कुराती हंसती खेलती गुड़िया की आंखों में नमी भर दी है? मुझे बताओ, सच्ची मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जरिश की हालत देख कर नौशीन ने एकदम जरिश को बाजू के घेरे में ले लिया था। जरिश का हचकोले था, जिसमें कुछ पुरसकून हुआ। उससे एकदम एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी है और किस हमाकत का मुजाहिरा करने जा रही है। मामा पापा का कमरा लाउंज के करीब ही था। किसी भी लम्हे दोनों में से कोई भी उसके रोने की आवाज सुनकर इधर आ सकता था। उसने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ किया, नौशीन की गोद से सर निकालकर उसे देखा। वो बेहद परेशानी से देख रही थी। एक गहरा तफक्कुर उसकी जर्द निगाहों से हवेदा था। अब बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं। नौशीन का जी चाहा उसे अंदर ही अंदर घुलने पर उसका सर फाड़ दे। तो फिर इस ड्रामे को मैं क्या नाम दूं? नौशीन के खुशमगी अंदाज पर भी जरिश मेहर बलब रही थी। ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती ना सही। जब से तुम तायब्बू के यहाँ से लौटी हो तुम्हारी यही हालत है। परसों रात में स्टडी के बाद अपने कमरे में गई तो तुम्हारे रूम के पास से गुजरते हुए तुम्हारी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैंने अपना वहम जाना, मगर तुम्हारा अब यह ड्रामा किसी तौर पर भी हजम नहीं हो रहा। मैं मामा को बुलाती हूँ। तुम मामा पापा से तो कुछ भी ना छुपाओगी। धमकी अवेज अंदाज में कहते वो उठ खड़ी हुई। जरिश ने एकदम बौखला कर उसका हाथ थामा था। नौशी प्लीज। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाकर फिर रो दी। नौशी को एहसास हुआ कि यह बात छोटी मोटी नहीं है, यकीनन बहुत बड़ा हादसा था। मगर क्या? मैं खुद भी नहीं जानती क्या हुआ है। बस मुझे तो लग रहा है मैं अपना तमाम तर गुरूर, अपनी सारी हस्ती का इफ्तिखार, उम्र भर का मान खुआई हूँ। मैं तो अभी तक अपने नुकसान का अंदाजा नहीं कर पाई। तुम्हें क्या बताऊं मुझे क्या हुआ है, किस अजाब से दो चार हूं। रोंदी आवाज में ऐसा मलाल, ऐसा दुख पिन्हा था कि नौशीन चुपचाप घुटनों के बल उसके सामने टिक गई। फिर भी कहने सुनने से दिल का बोझ तो हल्का हो सकता है, उसने तसल्ली दी थी। हाँ, मगर क्या कहूं, बेवकूफ तो मैं खुद ही थी जो चीज बारहा महसूस की, जो बात हजार बार दिल पर क्लिक करती गई उसकी तरफ से बेपरवाह रही। अहमक तो मैं खुद हूं, शायद अहमक अजीम। अब सोचती हूँ, गुजरे लम्हों को उंगलियों पर गिनती हूँ तो अंदाजा हो रहा है मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई अहमक बेवकूफ नहीं। उम्र भर का नुकसान लिखवाया है, इतना अनमोल रिश्ता खो दिया है जिसको मैंने आकाश समझा वही जमीन निकले। या फिर मेरी बेवकूफ़ी ने मुझे इस नुकसान अजीम से दो चार किया है। क्या बताऊं? मलालुलुक दुख से भरी आवाज। नौशीन का दिल कट सा गया। जरिश पर टूट कर प्यार आया। बहुत नरमी से हाथ थाम कर सहलाती गई। तुम सारी बात बताओ, फिर फैसला करूंगी तुम बेवकूफ हो या वाकई नुकसान अजीम हुआ है। उसने हल्के फुल्के मगर संजीदा अंदाज में जरिश को इस भंवर से निकालना चाहा जिसमें वो 2 दिन से मुसलसल उलझी हुई थी, मगर घिरी हुई थी। जरिश ने एक गहरी सांस खींचते उसे इतवार वाले रोज का सारा किस्सा कह सुनाया। नौशीन हैरानी से सारी रौदात सुनती गई। ओह माय गॉड जरिश, तुमने सुमान भाई को ये सब कह दिया? सब सुनने के बाद उसने लबकुशी की भी तो क्या। जरिश ने शिकायती नजरों से देखा। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें कत्ल कर दूं। वो जज्बाती हो रही थी। नौशीन ने दहल का जरिश का चेहरा देखा, जिस पर गुस्से की लाली जौबन पर थी, बल्कि कर्ब, अजियत, बेयकीनी सभी कुछ था, गम गुस्से समेत। नहीं जरिश, सुमान भाई गलत हरगिज नहीं हो सकते। वो तुम्हें हकीकतन पसंद करते हैं, यकीन करो। सुमान से मुतालिक इस इंकशाफ के बाद नौशीन ने जरिश के ख्यालात और तेवर को समझकर फौरन सुमान के हक में बोलना चाहा तो जरिश बुरी तरह भड़क उठी। मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। नफरत सी महसूस हो रही है मुझे उनके तस्वुर से ही। उन्होंने मेरी कमअक्ली या मेरी बेवकूफ़ी को क्या समझा था? इतनी अहमक हूँ कि मैं उनकी किसी अनहोनी ख्वाहिश की तकमील करूँ? कम अज़ कम उन्हें अपने मनसब का ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। ठीक है, मेरी तबीयत में लाउबालीपन है, मैं हजार चाहूं भी तो अपनी तबीयत के इस रंग को संजीदगी में नहीं ढाल पा रही, मगर उसका यह मतलब भी नहीं कि मैं किसी की गलत सोच का महवर बनूं। उन्होंने इतनी घटिया बात सोची कैसे, वो भी मेरे बारे में? वो एकदम आतिशफिशा की तरह फटी और फिर कहती चली गई। नौशीन को उस लम्हे जरिश पर बेपनाह तरस महसूस हुआ। हमारे लिए तो ये कुछ भी नया नहीं है।
हाँ, मुझे ये गलतफहमी थी कि शायद तुम्हें सुमान भाई के जज्बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो। आखिर को लड़की ज़ात हो, और औरत तो अपनी तरफ उठने वाली मर्द की एक निगाह से ही पहचान जाती है कि मुकाबिल उसके बारे में क्या सोच रहा है। मुझे हैरत हो रही है तुम्हें जरा भी अंदाजा ना हुआ। अब के बार चौंकने की बारी जरिश की थी। तुम जानती थी? कैसे? फुप्पो के यहाँ एक दफा गई थी। तुम्हें याद होगा जिन दिनों सुमान भाई के यहाँ उनकी और फौजिया आपी की शादी का किस्सा चल रहा था। एक दिन कैसरा खाला फुप्पो से मिलने आई तो बात चली थी। अंदाजा हुआ कि सुमान भाई की क्या ख्वाहिश है और ताया अब्बू क्या चाहते हैं। बल्कि कुछ हद तक तो मामा पापा भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी बात सुमान भाई से तय करें, मगर ताई अम्मी के रवैये की वजह से वो इनकारी हैं। और तुम तो ये भी नहीं जानती कि ताया अब्बू ने पापा से तुम्हारे और सुमान भाई के रिश्ते की बारहा बात की है, मगर पापा हर बार टाल जाते हैं। दरअसल वो दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो इंकिशाफ पर इंकिशाफ कर रही थी, और जरिश की वो कैफियत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। तुम्हें ये सब किसने बताया? उसे अपनी आवाज किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। हादी आपा ने। जरिश जितनी बेयकीन थी, नौशी उतनी ही मुतमईन और पुरसकून थी। इतना कुछ हो चुका है और मुझे तुमने बताया तक नहीं। शिकवे के साथ आंसू भी बह निकले। रिश्ते वगैरह से मुतालिक तो यकीन था कि ये बात हादी आपा ने बताई है, झूठ नहीं हो सकता, मगर सुमान भाई से मुतालिक मैं खुद भी बेयकीन थी। कभी गुमान यही था कि एक कैसरा खाला की हवाई होगी जो वो हमारी मुखालफत में उन्होंने उड़ाई होगी। फिर सुमान भाई का अंदाज भी तुम्हारे साथ ऐसा रहा कि एक लम्हे को यकीन पुख्ता हो जाता था तो दूसरे लम्हे उनका कतई संजीदा अंदाज देखकर गलत फहमी का गुमान होता था। फिर सुमान भाई एक मोतबर शख्सियत के हामिल है। उनके बारे में किसी से कुछ पूछने या कहने से भी एतराज बरतती थी कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, सिर्फ कैसरा खाला की उड़ाई हो। नौशीन के पास हर बात का जवाब था। जरिश की आंखें बह निकली। अपना आप इस वक्त बहुत अहमक लग रहा था, यानी कि सिर्फ वही बेखबर थी। सुमान भाई बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, खानदान की हर दिल अजीज और मोतबर शख्सियत। कैसरा खाला और ताई अम्मी की मुखालफत और रवैये से हट कर देखा जाए तो सुमान भाई से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और मुनासिब न होगा। मगर जरिश ने एकदम तंबीही निगाहों से देखा। नौशीन मुस्कुरा दी। इतना ज्यादा जोदो रंज होने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है तुमने उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की नज़र से देखा, मगर बल्कि सगे भाई का मुकाम दिया। लेकिन ये भी सच है कि सुमान भाई की शख्सियत मुसल्लिम है। उनसे नज़र बचाना नामुमकिन है। हज़ारों लड़कियां होंगी मगर वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हैं। ज़रूर दिल का मामला होगा। फिर उनकी शख्सियत को यह कतई जेब नहीं देता कि वो तुम्हारे या किसी भी लड़की के मुतालिक कोई बात कह देते या लिख देते। अपने दिलो दिमाग की गिरहें खोलो। उन्हें कबूल करना या रद्द करना दूसरा मामला है। फिलहाल तो तुम उनकी पूरी ज़ात की नफ़ी कर रही हो, उनके किरदार पर उंगली उठा रही हो। वो तुमसे दिल से इन्वॉल्व हैं। ये क्यों नहीं सोचती? अगर तुम ये समझ रही हो कि सिर्फ नाजुक समझकर वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुए हैं तो तुम गलत हो। वो मेच्योर पर्सनालिटी रखते हैं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे तो ये सब दिल दिल ये सब बकवास लगता है। फिल्मी सिचुएशन हकीकत से कतई लाताल्लुक। मैं तो इतना समझ रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। अगर वो इस तरह इन्वॉल्व थे तो उन्होंने मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश क्यों की? क्यों मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे? नौशी, मुझे बारहा उनकी बातों से, उनके रवैयों से अंदाजा हुआ कि उनका रवैया मेरे साथ अपनायत से बढ़कर है। मगर खुदा की कसम मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही ना दिया कि वो इस तरह भी सोच सकते हैं। या शायद मैंने जो उन्हें जो मुकाम जो रुतबा दिया था, मैंने उस मुकाम और मर्तबे से हटकर उन्हें कभी देखा ही नहीं। ये मेरी बेवकूफ़ी है। मैंने उन्हें हमेशा सिर्फ सुमान भाई ही समझा था। हमारा भाई नहीं है। उन्हें भाई का मुकाम मैंने दिल से दिया था, बल्कि हर लम्हा इस मुकाम की पासदारी भी की थी। अगर मुझे इल्म होता कि वो इस हद तक चले जाएंगे तो बखुदा मैं कभी उनसे बेतकल्लुफ ना होती इतनी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं मेरा नुकसान कितना शदीद है। मैंने सिर्फ सुमान अहमद को नहीं खोया, बल्कि मोहब्बत और एतबार की डोर में लिपटा भाई का रिश्ता खोया है। काश मेरे दुख का कोई अंदाज़ा कर सके, मेरा मान मेरा एतबार कोई लौटा सके। वो फिर हाथों में चेहरा छुपा कर लो दी। उसका नुकसान वाकई शदीद तरीन था। नौशी चुपचाप देखे गई। जरिश के बेरिया आंसू उसके सुमान अहमद से बेरिया मोहब्बत के गवाह थे। वो मोहब्बत जो एक मुकद्दस रिश्ते से लिपटी हुई थी। वो खामोशी से जरिश की कमर से हिलाती रही कि जरिश से फिलहाल सुमान अहमद से मुताल्लिक कुछ भी कहना सुनना बेकार था। जरिश के बेलचक अंदाज से साफ लग रहा था कि जो वो ठान चुकी है, जो सोच चुकी है, अब उसी सोच पर कारबंद रहेगी और हर हाल में रहेगी।